हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत विषय के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि संस्कृत विषय है वो कठिन सब्जेक्ट है और इसकी अलग से कोचिंग करनी होगी या ट्यूशन लेनी होगी। जो भी आप समझते हैं ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं संस्कृत भी एक वैसा ही सब्जेक्ट है जो हिंदी संस्कृत, जो हिंदी सामाजिक अंग्रेजी इन सभी को हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से संस्कृत है। संस्कृत कोई अलग इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। जो हिंदी का पढ़ते हैं उसी प्रकार से होता है, उसके समतुल्य ही है, क्योंकि हिंदी भी संस्कृत से ही निकली हुई है भाषा है। तो साथियों, तो आप जानिए, देखिए जो संस्कृत विषय है इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ। ये फैक्ट है, इनको आप देखने के बाद इस वीडियो को तो आप देखना ही ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 या किसी भी कक्षा में हो आप, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, किस प्रकार से क्या मतलब इनका अर्थ निकलता है। तो ये थोड़ा सा सर्वनाम से संबंधित हमने थोड़ा विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो जानकारी हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्जाम में वो भी हम चर्चा करेंगे, और हमें सीखना किसी है संस्कृत भाषा को और कितना जो ये है सरल बना सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, तो बने रहिए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अन्यथा आप स्किप करते रहोगे या इग्नोर करते रहोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैं अच्छे से तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई भी जैसे पाठ है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा इस वीडियो को देखने मात्र से। इसमें कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, अपने साथ मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है लिखा हुआ है संस्कृत विषय का सामान्य परिचय। तो मैं संस्कृत विषय के बारे में दो चार बातें ऊपर ऊपर जो लिखी हुई है ये बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने आता है संस्कृतम, यानी संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति है ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखो, सम उपसर्ग पूर्वक, यानी सर्वप्रथम सम उपसर्ग लग गया। उपसर्ग से आप समझ सकते हैं उपसर्ग किसको कहा जाता है, कि किसी भी शब्द के पहले अगर कोई नया वाक्यांश यानी शब्द जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग, सम उपसर्ग यहाँ पे क्री धातु है, क्री धातु, ठीक है, जिसको वैदिक साहित्य के अकॉर्डिंग जैसे ये डुकरिय से बनता है, इसमें क्री बच जाता है, क्री धातु से सुट आगम, सुट आगम होता है और कत प्रत्यय करने पर नपुंसकलिंग में बनता है। ये जो संस्कृत शब्द है ये नपुंसकलिंग में संस्कृत शब्द बनता है। यहाँ से देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको ना तो लिखना है और ना आपको याद करना है, बस ये समझने के लिए है, ठीक है, आपको समझने मात्र से याद हो जाएगा। तो ये संस्कृत शब्द की उत्पत्ति उसमें सम है, सुट के आगम में सु का स रह गया, ठीक है, टय की हलंतम इस संज्ञा हो गई, ऊ का भी इस संज्ञा हो गई, तो स बच गया यहाँ पे, ये सहरा सम, फिर स क्री और कत, तो ये संस्कृतम बन गया। इसी प्रकार संस्कृत के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है संस्कृत का। आप संस्कृत विषय के बारे में जानते हैं तो आपको बता दें कि संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत व संस्कारित करने वाली भाषा, जो विश्व की प्राचीनतम, सबसे समृद्ध व संश्लेषित भाषा है। यह आर्यों की भाषा रही है तथा इसे देववाणी या देव भाषा भी कहा गया है, ठीक है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है थोड़ी। अब आगे क्वेश्चन है व्याकरण, कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें दो उपसर्ग लगे, एक तो वी है और एक आ उपसर्ग है, ठीक है, और क्री धातु है और लुट प्रत्यय है के योग से नपुंसकलिंग में इसका बने। तो पूछ लिया जाता है कि संस्कृत शब्द है कौन से लिंग में है, नपुंसकलिंग। व्याकरण शब्द है कौन से लिंग में है, नपुंसकलिंग। हम बताएंगे आपको कि नपुंसकलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, इनके बारे में इस वीडियो में बताएंगे, आगे बने रहिए हमारे साथ। तो इनसे व्याकरण बनता है, यहाँ से वी प्लस आ प्लस क्री प्लस लुट प्रत्यय करने से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको बता दी है। अब देखिए, मोस्टली जो संस्कृत भाषा के संबंधित या जो हमें पाठ पढ़ते हैं या पुस्तक से संबंधित हम किसी भी प्रकार का पाठ का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले ये जो अब मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ इनको आप गहराई में देख समझ लेना, जैसे मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बिना हम संस्कृत पढ़ नहीं पाते। अब देखिए, संस्कृत में पुरुष सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि पुरुष क्या होता है। तो साथियों, तो ये जो संस्कृत में पुरुष है इसमें हम आपको बता दें कि जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं, जब हम वाक्य रचना करते हैं, तो वहाँ पर वाक्य में हम जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सभी
निकालते हैं, इनके आधार पर हम वाक्य निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इनका जो वाक्य निर्माण करते हैं तो वो कर्ता है, इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए कि कर्ता कौन से पुरुष में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिए कि संस्कृत में सर्वप्रथम तो ये क्वेश्चन बनता है कि पुरुष होते कितने हैं। तो पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ कि राम, रमा, रमा लिख देते हैं, रमा घर जा रही है, रमा घर जा रही है, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कर्ता कौन है? कर्ता कर्म क्रिया निकालते हैं वाक्य बनाते समय। तो कर्ता हमारा रमा हो गई, क्योंकि कर्ता उसे ही कहा जाता है जो काम को करने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? रमा कर रही है। क्या काम कर रही है? घर जाने का। तो कर्ता हो गई राम, रमा। ठीक है, और कर्ता के बाद हम बात करें क्या काम कर रही है? ये कर रही जाने का, तो ये क्रिया हो गई। ठीक है, ये हो गई क्रिया, ये जाने का काम कर रही है। और जो बीच में शेष रह गया घर, ये हो गया कर्म। ठीक है, अब देखिए कर्ता कर्म क्रिया हमारे सामने आ गया। रमा करता है, घर कर्म है, क्रिया जा रही है। ये आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपको ये याद ही करना है। आपको याद नहीं करना, मैं जैसे बोल रहा हूँ एक बार आप सुन लेना इसको। ठीक है, ना तो लिखने की आवश्यकता है ना कोई और, क्योंकि हम आगे जो वीडियो है उनमें आपको डिटेल से बताएंगे कि ये कर्ता कर्म क्रिया क्या है। लेकिन ये पुरुष समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कर्ता है, इसका जो विवरण है वो हम यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इसमें लेंगे। ठीक है, अब इतना ही देखेंगे हम इसमें। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समझाना था। अब यहाँ पर कर्ता में जैसे प्रथम पुरुष में बात करें तो इसमें होता है प्रथम पुरुष, या उत्तम पुरुष से बात कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उत्तम पुरुष का वही प्रयोग होगा जब बात खुद से संबंधित हो। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं की बात आ गई, तो मैं का जो संस्कृत में अर्थ निकलता है यानी अहम। अब अहम का जहाँ प्रयोग करना है वो उत्तम पुरुष में होगा, क्योंकि अहम का मतलब होता है मैं, और खुद की बात हो तो उत्तम पुरुष में जाना है। और मैं, हम दोनों, हम दोनों, हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, इन सभी की बात हमारे खुद से जुड़ी हुई है, तो हम उत्तम पुरुष में प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं मध्यम पुरुष। अब हमने खुद की बात कर ली, अब आपकी भी बात कर लेते हैं, यानी सामने वाले की बात करते हैं। सामने वाले को हम कहेंगे तुम से संबंधित करेंगे। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको। हम अब जैसे खुद की बात कर ली, अब तुम की बात करेंगे, तो तुम का प्रयोग होता है वो मध्यम पुरुष में होता है, त्वम। त्वम यानी तुम दोनों, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, तुम सबको क्या कहते हैं, तुमको क्या कहते हैं, ये हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। त्वम, युवाम, यूयम, इन सभी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम का तो हो गया मैं, हम दोनों, हम सब। और मध्यम पुरुष में प्रयोग होगा त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब, इनका। अब देखिए साथियों, जो इनके अलावा जितने भी शेष बचे वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में आ जाएगी। इस प्रकार से आप याद रख लेना, पहले उत्तम पुरुष को, फिर मध्यम पुरुष को, फिर प्रथम पुरुष को। अब प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है, चलो समझ लेते हैं एक बार। वह, वे दोनों, वे सब, या कोई नाम हो व्यक्ति विशेष का, जैसे राम, श्याम, है ना, विकास, सुरेश, इस प्रकार से कोई भी नाम हो तो ये नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मतलब ये हो गया वह का प्रयोग, वे दोनों का प्रयोग, वे सब का प्रयोग प्रथम पुरुष में होगा। कोई नाम है तो प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा। और एक होगा आप, जैसे हम किसी को कहें ना आप घर जाइए, तो आपका जो प्रयोग है वो प्रथम पुरुष में होगा। ये आपको ध्यान में रखना। आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं या 11वीं, 12वीं, या किसी भी ग्रेजुएशन में क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तम पुरुष में खुद का प्रयोग, मध्यम पुरुष में त्वम से संबंधित होगा, तुम से संबंधित, और प्रथम पुरुष है उसमें आप से संबंधित या अन्य कोई व्यक्ति है, या वह, वे दोनों, वे सब, या अन्य कोई व्यक्ति है। अन्य मतलब बात करें, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, एज ए टीचर, और आप सभी स्टूडेंट की भांति आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन हमारे अलावा कोई है, मान लो किसी एक्टर का नाम ले, मान लो अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, उनकी बात करें, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी नाम आ गया, तो उनका नाम आना हम प्रथम पुरुष में लेकर जाएंगे, क्योंकि उनका नाम आ गया। पहली बात तो हमने यही कर ली, है ना।
और दूसरी बात ये भी है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो अन्य है ना, अन्य पुरुष है, तो इसलिए अन्य। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जो प्रथम पुरुष का इसका दूसरा नाम है अन्य पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब साथियों ये संस्कृत में जो पुरुष है 3 प्रकार के होते हैं और तीनों की हमने व्याख्या कर ली, ये आपको ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं वचन। संस्कृत में वचन होते हैं, हिंदी में तो हम 2 वचन पढ़ लेते हैं, एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में हम 3 वचन पढ़ते हैं। तो 3 वचन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए छात्रों, जो एक वचन है इसमें एक व्यक्ति विशेष की ही बात होगी, जैसे राम घर जा रहा है, सीता खाना बना रही है, लक्ष्मण बाण छोड़ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो एक व्यक्ति विशेष का है ना, जैसे एक वाक्य बना लक्ष्मण का, एक बना राम का, एक बना सीता का, अलग अलग वाक्य बने हैं ना, तो इनमें सीता का वर्णन है तो मतलब एक का वर्णन है, राम का वर्णन हुआ तो एक का हुआ, तो ये एक वचन में आएगा। लेकिन यही हम द्विवचन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि राम और सीता वन में जा रहे हैं, इस प्रकार से। तो कितने लोग हो गए? 2, राम और सीता, या राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण और भरत, है ना, इस प्रकार से। ये द्विवचन यानी 2 लोगों का वर्णन है। बहुवचन का मतलब ये कि 2 से ज़्यादा, 2 प्लस, ऐसे समझ सकते हैं, 2 प्लस, 2 से अधिक कितने भी व्यक्ति हो वो सारे बहुवचन में प्रयोग होंगे, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, भरत सभी वन में घूम रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। हम सभी गांव जा रहे हैं, हम सभी शहर जा रहे हैं, इस प्रकार से वो भी बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये जान लिया है कि संस्कृत में जो वचन है वो 3 है, ठीक है। अब हम आगे लिंग के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो छात्रों संस्कृत में लिंग होते हैं 3 प्रकार के। तो 3 लिंग होते हैं, उनमें पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपने बहुत बार पढ़ा है। पुल्लिंग का मतलब क्या है? पु का मतलब पुरुष, पुल्लिंग से याद रखोगे आप पुरुष। पुरुष मनुष्य, मनुष्य तो नहीं कहेंगे, मनुष्य में तो जो स्त्री पुरुष सारे आ जाते हैं, लेकिन हम पुरुष की बात करें तो इसमें जो पुरुष है ना वो आएगा, ठीक है। स्त्री आ रहा है यहाँ पे, स्त्री, ठीक है, महिला, लड़की, ये आ जाएंगे। और पुरुष में पुरुष आ जाएगा, और जो क्या बोलते हैं इसको, पुरुष आ जाएगा, लड़का आ जाएगा, है ना, पुरुष से संबंधित। और नपुंसकलिंग होगा दोनों से भिन्न, यानी ना तो पुल्लिंग होगा ना स्त्रीलिंग होगा, वो नपुंसकलिंग होगा। जैसे मेज है, ये पुल्लिंग थोड़ा है ना स्त्रीलिंग है, तो ये मेज नपुंसकलिंग में हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक है तो ये ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, लेकिन ये नपुंसकलिंग है, क्योंकि ये ना तो पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, दोनों से भिन्न है, तो ये पुरुष हो गए। पुल्लिंग में जैसे राम, श्याम, किसी भी आदमी का नाम हो तो वो सारे आ जाएंगे। स्त्री में जैसे सीता, लक्ष्मी, ममता, इस प्रकार के जो भी नाम है वो स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में मैंने आपको बता दिया, मेज है, पुस्तक है, दीवार है, इस प्रकार से ये सारे नपुंसकलिंग में आ जाएंगे। तो नपुंसकलिंग यानी लिंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब जानकारी हम दे दे आपको धातु रूप, ठीक है। तो ये धातु रूप है, धातु का मतलब है क्रिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। जो भी संस्कृत में आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आप संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें वो बारीकी से बात बताई जा रही है जो हम पुस्तकों में भी नहीं देख पाते, ठीक है। और देखी हुई है तो हम भूल जाते हैं। तो अब देखिए धातु रूप है यहाँ पे, तो धातु रूप में देखिए धातु कहा किससे जाता है, ये देखिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया निकालते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया निकालते हैं। तो जो ये क्रिया है ना इसे ही धातु रूप कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत में धातु कहा जाता है इस क्रिया को। अब देखिए इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना, इस पे इतना ही ध्यान रखना है कि हमने अभी बात की प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष है। एक वचन की बात की, द्विवचन की बात की, बहुवचन की बात की। तो प्रथम पुरुष का ये जो पढ़ती है ना ये एक वचन है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एक वाक्य बताऊँ मैं आपको, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये वाक्य लिखा मैंने, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं को संस्कृत में क्या कहा जाता है? मैं को संस्कृत में अहम कहा जाता है, अहम, ठीक है। मैं अहम हो गया। पढ़ता हूँ, तो जो पढ़ता हूँ क्या काम कर रहा हूँ मैं? पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। जब हम इस क्रिया को संस्कृत में हम पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे हम धातु,
धातु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धातु। तो अब इस जो धातु है, यहाँ पे मिट गया, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसमें अहम हो गया, पढ़ता हूँ। अब इस पढ़ता हूँ का धातु में होगा, पट धातु से हम करेंगे, पट धातु, क्योंकि पढ़ने का पट धातु से होता है। अब पट धातु के यहाँ पे 9 रूप दिए हैं, पठती, पढ़ता है, पठंती, पठसी, पढ़ता है, पठत, पठामी, पठा, पठामे, इस प्रकार से। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन पढ़ रहा है, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। मैं की बात आए तो हमें पुरुष सेलेक्ट करना है, पहले प्रथम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा या उत्तम पुरुष होगा। हमने बात की खुद की बात हो या मैं की बात हो तो हम उत्तम पुरुष में जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें, मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने लोग पढ़ रहे हैं, मैं का अर्थ क्या निकल रहा है, एक या दो से अधिक बहुवचन, कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको जानने को मिलेगा कि मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, यानी एक वचन की बात हो रही है, यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है। तो यहाँ तो उत्तम पुरुष मिला लिया और यहाँ एक वचन मिला लिया, इन दोनों की चीज में जो क्या है, पठामी। तो यहाँ आ जाएगा पठामी। इस प्रकार से हमारा ये जो वाक्य ये पूरा बन गया, ठीक है। अब आप कहोगे ये बीच में ये धातुरूप का बीच में क्यों बताया, क्योंकि इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा सा बता दिया। अब हम आगे इसका हर एक के जो पढ़ेंगे उसका मीनिंग बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हम ध्यान में रहेगा वाक्य बनाने पे कि क्या धातुरूप है, क्या पुरुष है, क्या एक वचन द्विवचन है, क्या ये पढ़ती, पढ़ता, पठंती है। तो इस प्रकार से, और आपको ये टेबल तो याद होनी ही चाहिए। ये लट लकार में हमने देखा, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी अभी जो हो रहा है, घटित हो रहा है, उसकी बात करें। और आप हमारे वीडियो पे बने रहिए हमारे चैनल पर। हम आपको 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा जो भी पुस्तकें सारी संस्कृत में आपको अनुवाद सहित करवा देंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो ये क्लासें हैं अब रिकॉर्डेड नहीं है, ये हम खुद है ना रिकॉर्ड करके बनाएंगे। तो आप जैसे ही पहले वाली कक्षा में कोई कमेंट करते हो किसी चीज़ को लेकर कि हमें इस प्रकार से पढ़ाइए, ये बात और समझाइए, ये जो अलग से कुछ जोड़िए इसमें, है ना, समझाने का तरीका बदलिए, जो भी आप कहोगे, तो हम जो नेक्स्ट कक्षा बनाएंगे उसमें हम परिवर्तन करते हुए आपके लिए और रुचिकर जो है इस पाठ को, आगे का जो पाठ है उसको बनाते रहेंगे। तो आप हमें सुझाव देते रहिएगा, है ना। आप किसी भी कक्षा के हो, कोई ज़रूरी नहीं, आपको जैसे समझ में आए वैसे हम समझा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं संस्कृत सर्वनाम रूप। संस्कृत के जो सर्वनाम रूप है उनकी बात करते हैं। तो सर्वनाम तो आप जानते ही हैं, एक तो होता है संज्ञा और एक सर्वनाम। संज्ञा तो वो होता है किसी वस्तु का या व्यक्ति का, स्थान का, गुण, धर्म, भाव आदि का जहाँ वर्णन हो वहाँ संज्ञा का, उनको संज्ञा कहा जाता है ना। जैसे बात करें कि मंदिर है, तो मंदिर क्या है, संज्ञा है एक, क्योंकि ये स्थान है, ठीक है। व्यक्ति का नाम आ गया जैसे राम, तो ये संज्ञा है। लेकिन उनके स्थान पर कोई दूसरा नाम आ जाए, जैसे राम की जगह दूसरा नाम आ जाए कि राम जंगल में जा रहा है, और वहाँ पर राम की जगह हम कह दें कि वह जंगल में जा रहा है, तो राम की जगह कौन सा शब्द आ गया, वह। तो वह क्या होगा, सर्वनाम। तो इसी प्रकार से हम सर्वनाम की बात करेंगे, ठीक है। तो सर्वनाम को भी हम देखेंगे कि ये तो है पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सर्वनाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जो सर्वनाम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अभी तत्सर्वनाम पढ़ रहे हैं। तो तत्सर्वनाम जो पढ़ेंगे इसमें हम क्या क्या देखेंगे आपको बता दें। तत्सर्वनाम में हम ये इतना देखेंगे, ठीक है। अब देखिए तत्सर्वनाम है, ये आपको ध्यान में रखना है, नोटिस भी कर लेना। और ये जो पीडीएफ है ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसमें जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जाके आप टेलीग्राम से ये जो है आप डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ है। तो इसमें दे रखा है प्रथम पुरुष। पहली बात तो आपको ये रट्टा लगाना है, समझना है, याद करना है, जैसे भी है, लेकिन अपने दिमाग में बिठाना है कि तत्सर्वनाम शब्द है वो हमेशा के हमेशा प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होते हैं। क्योंकि उत्तम पुरुष में तो हम तो, और जो मध्यम पुरुष है उसमें तुम, और बाकी जो बच गया वो प्रथम पुरुष। तो इस प्रथम पुरुष में तत्सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब तत्सर्वनाम शब्द है वो 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार के हैं, 3। तो 3 कैसी है कि एक का तो होगा पुल्लिंग में, दूसरा स्त्रीलिंग में, तीसरा नपुंसकलिंग में। 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। अब बताइए, देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुल्लिंग में क्या है। तो पुल्लिंग में है कि सह, तव, ते, सह, तव, ते, यह है पुल्लिंग में, ठीक है। जैसे सह का मतलब होता है वह, तव का वे दोनों, ते यानी वे सब,
ठीक है। अब हम बात करें कि सह का पुल्लिंग में होता है तो किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सह पठती, सह पठती, तो वह पढ़ रहा है। क्योंकि पुल्लिंग की बात की ना, तो पुल्लिंग का मतलब ये है कि वह पढ़ रहा है। सह पठती, सह आ गया, इसका मतलब ये है कि वह पढ़ रहा है, लड़का है। ठीक है, क्योंकि सह का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। तव, तव का हो जाएगा तव पठता है, यानी वे दोनों पढ़ रहे हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, सह तव ते, सह पठती, तव पठता है, ते पठंती, इस प्रकार से हो जाएगा। अब स्त्रीलिंग में बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा सा ते तह। सा का मतलब सा पठती। अब सा का प्रयोग आ जाए तो वहाँ समझना कि लड़की है। सा पठती यानी वह पढ़ रही है या वह पढ़ती है। ते, वे दोनों पढ़ रही है, यानी ते पढ़ता है, वे दोनों पढ़ रही है। ताहा, वे सब पढ़ रही है, इस प्रकार से ता पठंती। आगे नपुंसकलिंग है तत ते तानी, तत ते तानी, तत्फलम, वह फल है। ते फलम, वे दोनों फल है। तानी फलानी, वे सभी फल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम अनुवाद कर रहे हैं वो सह का, सा का और तत् का, तीनों का वह हो रहा है। ये वह लिख दिया मैंने यहीं पे। तव ते ते, इनका वे दोनों। ते ताहा तानी, वे सब, इनका अर्थ होगा। अब आपको कैसे समझना है कि आपको ये समझना होगा कि सह तव ते, यानी सह तव ते, इनका प्रयोग होगा तो पुल्लिंग में होगा। सा ते ता, इनका स्त्रीलिंग में। तत् ते तानी, इनका नपुंसकलिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। तो इन सभी का जो वर्णन है वो केवल और केवल इस प्रथम पुरुष में होगा। आगे हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में जो प्रयोग होगा वो जो सर्वनाम है वो है युष्मत सर्वनाम, इनको युष्मत कहा जाता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है तो तुम में तुम आ गया, तुम दोनों आ गए, तुम सब आ गए। इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, त्वम युवाम यूयम। अब इनका संस्कृत अनुवाद करें, त्वम पठसी। ठीक है, त्वम पठसी। अब देखिए यहाँ पर त्वम तुम है और पठसी यानी पढ़ रही है, ये क्रिया है ना, पढ़ रही। ये भी जिस पुरुष में त्वम का प्रयोग होगा, त्वम का हमने पहले ही देख लिया, त्वम का प्रयोग है वो, तुम का प्रयोग है वो, मध्यम पुरुष में जाना है। तो तुम का प्रयोग जिसमें जाएगा उसी में ये क्रिया आएगी। अब क्रिया के रूप में आपको एक बार ऊपर लेकर चलता हूँ उस टेबल में जहाँ पर हमने पढ़ा था। तो ये देखिए टेबल, ये यहाँ डाली हुई है, आप देख लेना। यहाँ पर देखो प्रथम पुरुष की बात करेंगे कर्ता में तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी। मध्यम पुरुष के कर्ता की बात करेंगे तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की आएगी। अब देखिए यहाँ पे पट सी फटता है, पठत, ये हम इसके बारे में देखिए आगे। ये रहा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, त्वम पठसी। अब यहाँ पे पठती नहीं आया ना पठामी आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि त्वम का प्रयोग मध्यम पुरुष में हुआ है। तो मध्यम पुरुष का जो एक वचन है त्वम, एक वचन में आया, तो एक वचन में आया तो पटसी है वो भी एक वचन में आएगा और वो मध्यम पुरुष में जाएगा पट का, तो पटसी बनता है। तो इसलिए इसका आएगा त्वम पटसी। तुम दोनों है तो युवाम पठता है, तुम सब है तो यूयम पठत, पठत। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे हम बात करें उत्तम पुरुष, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। अहम आवाम वयम, अहम का यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अहम पठामी। अब देखो उत्तम पुरुष में जो अहम आया है, उत्तम पुरुष में क्रिया आएगी और क्रिया देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा उत्तम पुरुष, इसमें पठामी पठावा पठामा ये आएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पर देखिए ये रहा उत्तम पुरुष, अहम पठामी, आवाम पठावा है, वयम पठाम है, ये सभी आ गए। और जो ये अहम आवाम वयम से संबंधित जो खुद की बातें होती है, ये जो सर्वनाम शब्द होता है ये इसको अस्मत् रूप कहा जाता है, अस्मत् सर्वनाम शब्द रूप कहा जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें आगे है एतत् शब्द, बात करेंगे एतत् सर्वनाम शब्द। एतत् का मतलब जो पास में कोई है उसके लिए। तो एतत् भी तीन प्रकार के होते हैं। ये जो वीडियो है साथियों, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, नॉर्मल सा लगेगा कि क्या बता रहे हो सर,
एकदम नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, लेकिन ये नॉर्मल है ना। आप किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर जाओगे और पाठ्य को पढ़ोगे तो उसमें जो अनुवाद है वो अनुवाद होने के लिए ये जो सर्वनाम शब्द है इनके अनुवाद आने चाहिए पहले, तभी अनुवाद हम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो हमें दिक्कत रहेगी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम जैसे ही आज हम कक्षा शुरू करेंगे कक्षा 6 की, तो ये आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा और इसके माध्यम से आप आगे की वीडियो और अच्छे ढंग से कर पाओगे, क्योंकि ये शब्दावली से संबंधित ये वीडियो है, शब्दों का अर्थ समझना है। अब देखिए इत्तत जो सर्वनाम शब्द है इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीन का वर्णन है ना, तीन है, तो तीनों का बताना है। पुल्लिंग में क्या होता है, ऐसा है एतौ एते, स्त्रीलिंग में ऐसा एते एतः, नपुंसकलिंग में एतत एते एतानी, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए ऐसा का अर्थ होता है यह, एतव का ये दोनों, एते का ये सब, और ऐसा ये स्त्रीलिंग में आ गया, इसका भी अर्थ यही होगा यह, एते ये दोनों, इतः ये सब, एतत् नपुंसकलिंग यह, एते ये दोनों, एतानी ये सब। अब आप समझिए, एक बार इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ना इसमें इसमें है पुल्लिंग में ऐसा है, तो इसका जो याद करने के लिए हमने वाक्य बनाया है छोटा सा, एक सेकंड इसको फ्लाइट मोड कर लेते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो। तो अब देखिए इसमें ऐसा है बालक है, बालक पुल्लिंग है ना, इसलिए इसके साथ ऐसा का प्रयोग आ गया। बालक ऐसा है बालक यानी यह बालक, एतो बालको ये दोनों बालक, एते बालकः ये सभी बालक। अब स्त्रीलिंग में जाएंगे तो ऐसा बालिका यह बालिका, एते बालिके ये दोनों बालिका, एत्तः बालिका ये सभी बालिकाएं। और नपुंसकलिंग में एत्तत् फलम यह फल, एते फले ये दो फल, एतानी फलानी ये सभी फल। मतलब ये है एत्तत् में यह तो सभी के लिए आ रहा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, लेकिन हमें ध्यान में रखना है ऐसा का प्रयोग हुआ है तो पुल्लिंग है, ऐसा का प्रयोग हुआ है स्त्रीलिंग है, एतत् का प्रयोग हुआ है तो नपुंसकलिंग है। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। अब आगे हम देखिए इदम के बारे में देखते हैं। इदम सर्वनाम शब्द, इदम का अर्थ भी होता है यह, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में होता है। तो इसमें देखो पुल्लिंग में यह, अयम इमौ इमे, स्त्रीलिंग में इयम इमे इमः, नपुंसकलिंग इदम इमे इमानी। ठीक है, तो यहाँ पर अयम यह आ गया, जैसे अयम बालक है यह बालक, इमौ ये दोनों, इमे ये सब। ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा इयम बालिका यह बालिका, इमे इमः इमे यानी ये दोनों, इमः यानी ये सभी, इदम पुस्तकम यह पुस्तक है, इदम। ठीक है, इमे ये दोनों, इमानी यानी ये सभी, इमानी फलानी ये सभी फल है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे हम एक शब्द है किम सर्वनाम शब्द, इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो सामने आ जाता है कि एतत् किम यह क्या है, क्वेश्चन आ जाता है ना, तो हम बताते हैं कि उसका जो उत्तर देने का तरीका होता है या हम इसको कैसे समझते हैं। तो ये यहाँ है कि किम है वो एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम जानेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में जैसे ये है कि जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, ठीक है, राम घर जा रहा है, तो इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कौन घर जा रहा है। ठीक है, तो राम की जगह हमने प्रयोग किया कौन, तो हमें पता है राम एक पुल्लिंग शब्द है और इसकी जगह कौन का प्रयोग करेंगे, और राम एक वचन है तो एक वचन पुल्लिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग में ये आ जाएगा कह, तो यहाँ पर प्रयोग कर देंगे कह गृहम गच्छति, राम गृहम गच्छति, कह गृहम गच्छति, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो पुल्लिंग शब्द है इसमें जो प्रयोग होगा कह कव के, कह यानी कौन, कव यानी कौन दोनों, के यानी कौन सभी। ठीक है, स्त्रीलिंग जो बहुवचन में आ जाएगा के का, कौन सभी यानी कौन सभी बहुवचन में आ जाएगा। स्त्रीलिंग में है का वह कौन, है ना, कौन, के कौन दोनों, कहा यानी कौन सभी। नपुंसकलिंग में किम, किम यानी क्या, के यानी कौन दोनों या क्या दोनों, कहानी यानी क्या क्या है ना, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा, जैसे किम का मतलब ये आ जाएगा किम फलम कौन फल या क्या फल, इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये, इसका अर्थ हो जाएगा कौन
कौन दोनों, कौन शब्द, ठीक है। लेकिन हम जब उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो ये नहीं बोलते कभी भी कौन शब्द, हम ये कहते हैं कौन, क्योंकि कौन खुद अपने आप में एक बहुवचन सा शब्द है। लेकिन हमें पता चल जाता है कि कौन में एक आना है, दो आना है या तीन आना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें पुल्लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का होगा, नपुंसकलिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा। और जो ये जानकारी है ये अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये जो हमने अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड ही कक्षा 6 के आप विद्यार्थी हैं, तो आप इस वीडियो के बाद अब आप अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तक है उससे आप अनेकों पाठ पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का। हम अपने इस वीडियो में हम आपकी कक्षा की जो पाठ्य वस्तु है, यानी जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसकी सभी जो जानकारी है वो सभी पाठ हम आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। और आपकी जो अलग से कक्षा है 9, 10, 11, 12 जो भी है, आप उसमें कोई डाउट है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। यानी संस्कृत में आपको कुछ भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तक का कोई भी डाउट है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, डाउट आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो में बने रहिए। और साथियों, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये हमारे अपने चैनल यूट्यूब के स्मार्ट क्लासेज 2.0 पर देख रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखना, ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।